हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो 11 नवंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले चूंकि आपको वीडियो पसंद आएगा ही तो बाद में आप लाइक करना भूल जाते, इसलिए पहले ही लाइक कर लो ना। जब पसंद तो आता ही है, डेली पसंद आता है आपको, है ना। ऐसा कोई दिन तो नहीं है जिस दिन नहीं पसंद आता, तो लाइक कर लिया करो पहले, ठीक है ना। तो चलो जल्दी जल्दी लाइक कर लो। 1 पर्सन 1 लाइक हमारी भी स्कीम है, 1 पर्सन 1 लाइक। इसके अलावा करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज का जो प्लान है उसकी क्लासेस आई थिंक मैं 15 नवंबर से डालना शुरू कर दूंगा। तो जो लोग मुझसे मैसेज करके पूछ रहे थे, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग कोर्स की डिटेल्स अगर आप पढ़ें तो उसमें मैंने ऑलरेडी लिखा है कि 15 नवंबर से क्लासेस अपलोड होना शुरू होंगी। तो आई विल बी अपलोडिंग दैट क्लासेस। नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग ऐड हो जाओगे ग्रुप में, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। तो जो लोग अभी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। 15 नवंबर से क्लासेस अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे के साथ, जिनके आंसर्स आपको करने हैं। टुडेज क्वेश्चंस आर, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रॉयल इंडियन नेवी रिन म्यूटिनी ऑफ 1946। आप लोग को रिन म्यूटिनी 1946 के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स सही है। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इट स्टार्टेड एज अ स्ट्राइक इन द रॉयल इंडियन नेवी। ओके, सो इट स्टार्टेड एज अ स्ट्राइक, पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द आईएनसी अनइक्विवोकली सपोर्टेड द म्यूटिनी, यानी कि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया था। एंड तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द म्यूटिनी वाज टू गेट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, तो यानी कि इंडिया की कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए था। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है, 1 and 2, 1 and 3, 1 only या 1, 2 and 3। तो दिस इज द क्वेश्चन टू यू। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। Question number 2 is, which of the following could be considered as a policy of the early days of the non-alignment movement? Non-alignment movement के early days की policies इनमें से किसको माना जा सकता है? First है staying out of wars, दूसरा है staying away from joining any of the military alliances, तीसरा है नॉट एक्टिंग एज अ मीडिएटर टू एनी बायलेटरल और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि नाम पहले की पॉलिसी के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है इनकी पहले की पॉलिसी के बारे में। ये स्टे आउट ऑफ वॉर, दूसरा स्टे अवे फ्रॉम ज्वाइनिंग एनी ऑफ द मिलिट्री अलायंसेस, तीसरा है नॉट एक्टिंग एज अ मीडिएटर टू एनी बायलेटरल और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शंस आर 1 and 2, 1 and 3, 2 only या 2 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन द फर्स्ट 5-year प्लान्स ट्रेड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटेजी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द सेकंड 5-year प्लान ट्राइड टू बिल्ड अ बेसिस फॉर सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। यानी कि फर्स्ट 5-year प्लान जो था वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटेजी भी था, दूसरा जो था वो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे बेस्ड था। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, यू हैव टू टेल, ठीक है ना। तो ऑप्शंस आर 1 only, 2 only, बोथ या नन। सो डू टेल मी द आंसर्स। आप अटेम्प्ट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, मैं आंसर बताने वाला हूं आपको, आप अटेम्प्ट जरूर कर लीजिए। लेट मी टेल यू द आंसर्स। पहला सवाल रिन म्यूटिनी के बारे में था। देखो, कांग्रेस ने इसको अनइक्विवोकली सपोर्ट किया था, ऐसा इन्होंने लिखा है ना। तो ये गलत है। मतलब कांग्रेस ने इनको भी मना किया था, ऐसा नहीं है कि इनको मना नहीं किया था। कई जगहों पे जब इन्होंने खत्म करना था तो कांग्रेस के ही कुछ लीडर्स गए थे वहां पे, तो अनइक्विवोकली सपोर्ट तो नहीं किया था। तीसरा स्टेटमेंट जो है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए था, तो ये भी गलत है। उनको अपनी खुद की डिमांड्स थी जिनके लिए उन्होंने की थी ये म्यूटिनी। पहला स्टेटमेंट जरूर सही है, तो आंसर विल बी 1 only, यानी कि सी विल बी द आंसर फॉर दिस। दूसरा सवाल है नॉन अलाइंड मूवमेंट के अर्ली डेज की पॉलिसी अगर पूछी जाए तो इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं। देखो, नाम के बारे में कई लोग को मिसकंसेप्शन है कि वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, मतलब हर चीज से दूर रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, हर चीज से दूर नहीं रहना चाहते। वो केवल ये चाहते हैं कि उनको सॉवरेन रखा जाए, बाहर का किसी कंट्री का इंटरफेरेंस ना रहे, और वो कोई भी मिलिट्री अलायंस नहीं ज्वाइन करेंगे। मतलब कि ना ही यूएस का मिलिट्री अलायंस ज्वाइन करेंगे, ना ही वो नाटो को ज्वाइन करेंगे, ना ही वो वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन करेंगे, जैसे कि यूएसएसआर वाला पार्ट जो था। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ऐसा नहीं कि वो कहीं पे मीडिएटर नहीं बनना चाहते थे या कहीं पे वो वॉर, अगर उनके अगेंस्ट कोई वॉर करेगा तो क्या वॉर नहीं ज्वाइन करेंगे, तो वॉर तो करना ही पड़ेगा उनको। तो बेसिकली दैट इज द थिंग कि पहला और तीसरा गलत है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आंसर विल बी C, 2 only। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पूछा था कि इनमें से कौन से इनकरेक्ट है, तो चूंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फर्स्ट 5-year प्लान जो था वो हैरड एंड डोमर के मॉडल पे बेस्ड था। इस चीज को आप लोग लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, पूछी जा
आती है यूपीएससी एग्जामिनेशन में। पहला जो 5 ईयर प्लान था वो किसके ऊपर बेस्ड था? तो हैरेड एंड डोमर मॉडल बोलते हैं इसको। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी था इस प्लान में। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंडिया का स्टार्टिंग कहना चाहिए 5 ईयर प्लान्स के बाद जो वो रहा है कहीं ना कहीं वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को लेकर के ही रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि इंपोर्ट पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा इन्होंने कहा कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के लिए था, तो ये भी बिल्कुल सही है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के ऊपर था। और ये पीसी महलनोबिस का मॉडल था, याद रखिएगा, पीसी महलनोबिस मॉडल बोलते हैं इसको। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो हैरेड एंड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो पीसी महलनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगर आपके लिए मैं सवाल देना चाहूं तो एक सवाल दे सकता हूं कि आप मुझे थोड़ा सा बताइए उनके बारे में, पीसी महलनोबिस के बारे में अगर बताइए तो दैट विल बी वेरी गुड, है ना। तो ये आप अगर कर सके तो अच्छा रहेगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। तो मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाउ डू यू इवेल्युएट द प्रिपरेशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट द पोटेंशियल साइबर अटैक्स? साइबर अटैक्स के अगेंस्ट इंडिया की प्रिपरेशन का स्टेटस कैसा है, एंड सजेस्ट अ फ्यू मेजर्स फॉर दैट। मतलब आपको ये बताना है कि एक तो इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है अगेंस्ट साइबर अटैक के अगेंस्ट इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है। दूसरा आपको ये बताना है कि व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट इंडिया टू हैव सम, मतलब किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं साइबर अटैक्स को, आप किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो। कल भी बहुत लोगों ने आंसर लिखा, अगेन रजत आंसर वाज वेरी गुड। कल का जो आंसर मैंने पढ़ा उसमें रजत का आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा था। सो आप लोग भी आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कई लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि मैं वेबसाइट में क्वेश्चंस डालना शुरू कर दूं, तो आई विल ट्राई दैट लेटर, है ना, क्योंकि वेबसाइट में भी लिमिटेड स्पेस रहता है। सो आई विल हैव टू लुक फॉर दैट। कल रजत के अलावा कपिल राजपूत ने भी अच्छा आंसर लिखा था। कपिल राजपूत का आंसर भी शॉर्ट था लेकिन अच्छा था। पॉइंट्स आप दे सकते हैं। वंदना उपाध्याय ने काफी पॉइंट्स दिए थे, तो दैट वाज अगेन गुड, है ना। तो इस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट करते रहिए, दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। आप लोग बिल्कुल, आपका डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा फ्यूचर में। आगे मूव करते हैं, न्यूज आइटम्स पे आते हैं। पहली जो न्यूज है वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के रिगार्डिंग। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 जो है वो रिलीज किया गया है जर्मन वॉच के द्वारा। जर्मन वॉच ने रिलीज किया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, एंड ये जर्मन वॉच रिलीज करता है। इसके अलावा इसके साथ जो अलग इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व है वो है द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ठीक है ना। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज कौन करता है? जर्मन वॉच। उसके साथ और दूसरे इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व है, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। अब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स होता क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है जो कि ट्रैक करता है क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस ऑफ 60 कंट्रीज, ठीक है ना। तो ये देखता है कि कैसे कैसे जो कंट्रीज हैं वो इन्वॉल्व है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, किस तरीके से उनके यहाँ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 60 ऐसी कंट्रीज को इंक्लूड करता है जो 92% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन करती हैं। ऐसी 60 कंट्रीज को इंक्लूड करता है। और ईयू अलग से ईयू अलग है, पूरा यूरोपियन यूनियन इन्होंने अलग लिया, और 60 कंट्रीज, तो बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई, मतलब 60 कंट्री होंगे और एक पूरा ईयू ब्लॉक हो गया। तो इसमें ये जो टोटल है ये 60 कंट्री प्लस ईयू, ये 92% ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन करता है। अब आपको एक चीज मैं बताता हूं, आप उसको लिख लो। सबसे पहली बात कि इसमें जो पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स देखे जाते हैं, तो पैरामीटर्स आप लोग लिख लो। 4 कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है जीएचजी एमिशन, यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन देखा जाता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन देखा जाता है। दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का क्या इंपैक्ट रहा है, कितना आपने किया, कितना प्रोड्यूस किया, ये सारी चीजें। तीसरा है एनर्जी यूज, यानी कि आपके यहाँ एनर्जी यूसेज कितना है। एंड चौथा है क्लाइमेट पॉलिसी। तो 4 चीजें इसमें देखी जाती है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी, तीसरा है एनर्जी यूज, और चौथा है क्लाइमेट पॉलिसी। तो ये 4 चीजें देखी जाती है, उसके बेसिस पे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स फिर बाद में निकाला जाता है। अब अगर अपन रैंकिंग की बात करें तो जो रैंकिंग निकाली गई है उसमें से पहली, दूसरी और तीसरी स्पॉट को खाली रखा गया है, क्योंकि जर्मन वॉच का ये मानना है कि कोई भी कंट्री के स्टेप्स इतने सफिशिएंट नहीं थे कि उनको टॉप 3 में रखा जाए। तो 1, 2, 3 जो है वो सिंबॉलिकली उनको खाली रखा गया है। उसके बाद जो पहली कंट्री आती है वो चौथे स्पॉट पे आती है, डेनमार्क, ठीक है ना। डेनमार्क इज प्लेस्ड एट द 4th स्पॉट, वो चौथे पार्ट पे आती है, लेकिन कंट्री वाइज वो फर्स्ट ही रहेगा और वो चौथे स्पॉट पे रहेगी। हाईएस्ट रैंक
रैंक्ड कंट्री है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये 2022 का एडिशन है। कई वेबसाइट्स इसको 2021 या गलत कुछ लिख रही हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल में द हिंदू पढ़ें, जो एक्चुअली कवरेज आई उसमें 2022 ही लिखा हुआ है, तो आप 2022 CCPI याद रखेगा। एंड यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा कि डेनमार्क जो रखा गया है वो 4th स्पॉट पे रखा गया है, हाईएस्ट रैंक कंट्री इन CCPI। इसके अलावा इंडिया जो है वो टॉप 10 की पोजीशन मेंटेन की है उसने, और 10th प्लेस पे है ना, 10th प्लेस पे है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है कि कंट्रीज वाइज 7वें नंबर पर आएगा, क्योंकि 4th पे डेनमार्क है ना, फिर 5 पे कोई और होगा, 6 पे कोई और होगा, 7 पे कोई और होगा, 8 पे कोई और, 9 पे कोई और, फिर 10th पे इंडिया, यानी 7वें नंबर पे। वैसे कंट्री अगर देखें तो 7वें नंबर पे, लेकिन रैंकिंग अगर देखें तो 10th नंबर पे, क्योंकि पहले 3 स्पॉट खाली है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना कि कैसे मैं 7वां बोल रहा हूं। तो 7th कंट्री वाइज है, लेकिन अगर रैंक वाइज आप देखेंगे तो 10th हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 जो स्पॉट है वो खाली हुई है, ठीक है ना। डेनमार्क वैसे तो फर्स्ट है, लेकिन रैंक वाइज 4थी पोजीशन पे है, क्योंकि 1 2 3 खाली है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा चाइना एंड USA जो था, चाइना विच इज द बिगेस्ट पॉल्यूटर, इसकी 37th रैंक थी, डाउन फ्रॉम 33 लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर 33 रैंक थी, इस साल 37 है। एंड सेकंड मोस्ट करंट एमिटर जो US है वो 55th स्पॉट पे था, यानी कि 55वीं कंट्री US था। सऊदी अरेबिया जो था वो वर्स्ट परफॉर्मिंग G20 कंट्री थी, जिसकी रैंक 63 आप बोल सकते हैं। सऊदी अरेबिया वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री है अमंग द G20 एंड इट वाज रैंक्ड 63 इन दैट, है ना। तो याद रखिएगा G20 सबसे पुअर कहना चाहिए कंट्री रही इन टर्म्स ऑफ G20 कंट्रीज, ठीक है ना। दूसरी जो न्यूज़ है वो है फ्रॉथ फॉर्मेशन इन यमुना। तो जैसा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी छठ पूजा का इवेंट हुआ था कल, और छठ पूजा के समय एक ऐसे मान्यता रहती है उसमें कि जब पूजा होती है तो ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे यमुना में कुछ लोगों ने जैसे डुबकी लगाई। अब यमुना का अगर आप कल पानी का स्टेटस देखते तो उसमें वाइट फ्रॉथ फॉर्मेशन हो चुका था, मतलब फोमी वाइट पूरा वाटर, ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ जम गई हो यमुना के ऊपर। लेकिन वो था क्या एक्चुअल में, वो क्या फ्रॉड था? देखो ऐसी न्यूज़ यूपीएससी बहुत ज़्यादा पकड़ता है, बहुत ज़्यादा टारगेट करता है, तो इनको बिल्कुल आप दिमाग में रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये फ्रॉथ फॉर्मेशन जो था, दिस इज बेसिकली अ फिनोमिनन दैट टेक्स प्लेस इन लेक्स और स्ट्रीम्स। लेक्स और स्ट्रीम्स में ऐसा फिनोमिना होता रहता है। फोम बबल्स जो है वो प्रोड्यूस कब होते हैं? जो फोम बन रहा है ये क्यों बन रहा है? ये फोम इसलिए बनता है जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है। व्हेन ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजेस फोम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब ये जो फोम बनता है इसका एक एंड वाटर को रिपेल करता है, दूसरा एंड वाटर को अट्रैक्ट करता है, एंड इस कारण से क्या होता है, सरफेस टेंशन जो होता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर वो रिड्यूस हो जाता है, ये फोम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो फोम बबल्स होते हैं दे आर लाइटर देन वाटर, सो दे फ्लोट ऑन द सरफेस एज अ थिन फिल्म दैट ग्रेजुअली एक्यूमुलेट्स, ठीक है ना। एक्यूमुलेट होती जाती है, फिर बाद में ये पूरा फ्रॉथ फॉर्मेशन बना लेता है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे फ्रॉथ फॉर्मेशन का कारण क्या है? फ्रॉथ फॉर्मेशन का कारण है प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट एंड सर्फेक्टेंट्स इन द अनट्रीटेड सीवेज फ्रॉम दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो जो ये वेस्ट वाटर आ रहा है, अब ये यमुना में मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अब उसमें जो पॉल्यूटेंट्स होंगे उसमें फॉस्फेट पॉल्यूटेंट्स भी होंगे, सर्फेक्टेंट्स भी इंक्लूडेड रहेंगे। सो दे आर द मेजर रीजन फॉर दिस फ्रॉथिंग। ये फ्रॉथिंग के मेजर रीजन वही है। योर फर्स्ट इज द फॉस्फेट्स एंड सर्फेक्टेंट्स, ठीक है ना, आप याद रख सकते हैं। So while these two components comprise of 1%, the remaining 99% is air and water. तो ये जो दो कंपोनेंट है फॉस्फेट्स एंड सर्फेक्टेंट्स, ये 1% कंप्राइज रहते हैं उसके, और रिमेनिंग 99% जो रहते हैं वो एयर एंड वाटर रहते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। इसके अलावा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पॉल्यूटेंट्स दैट कॉज फोम फॉर्मेशन? अब कौन कौन से पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं जो कि फ्रॉथ या फोम फॉर्मेशन करते हैं? तो इसके मेजर है अनट्रीटेड सीवेज वाटर। सबसे पहली बात तो ये जो अनट्रीटेड सीवेज वाटर जाता है जिसमें सोप, डिटर्जेंट पार्टिकल्स ये सब जा सकते हैं, तो सोप, डिटर्जेंट पार्टिकल्स ये सारी चीजें फोम तो बनाएंगी ही। दूसरे सोर्सेज हैं जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया, ये जो वेजिटेशन है वो डिकम्पोज होती है। फिर फिलामेंटस बैक्टीरियाज जो प्रेजेंट रहते हैं, फिलामेंटस बैक्टीरियाज भी रीजन है, ठीक है ना।
फिर शुगर एंड पेपर इंडस्ट्रीज जो उत्तर प्रदेश की हैं वो भी यमुना में पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, ठीक है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यू कैन रिमेंबर दैट। अब इससे कुछ एसोसिएटेड हेल्थ हैजर्ड्स भी हैं क्या? बिल्कुल हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपोज हो तो आपको स्किन इरिटेशन, एलर्जी की सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये आपने इनहेल कर लिया या आपने इंजेस्ट कर लिया, किसी तरीके से बॉडी के अंदर चला गया, तो फिर इसमें बहुत सारा ये बायो एक्यूमुलेशन भी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी क्रिएट कर सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी क्रिएट कर सकता है। तो ये सारी चीजें इसमें इसके इंपैक्ट्स में आ जाएगा, आप इसको याद रख सकते हैं। अगली जो न्यूज हम डिस्कस करेंगे वो फ्रंट पेज की, यूनियन कैबिनेट ब्रिंग्स बैक द एमपी लैड्स स्कीम, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है उसको 2 साल के बाद वापस लाया गया है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, जो एमपी लैड स्कीम है उसको कोविड-19 को देखते हुए इसको रोक दिया गया था, लेकिन अब इसको वापस ला दिया गया है। लेकिन इस बार एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एमपी लैड स्कीम ओरिजिनल है उसमें 5 करोड़ का प्रोविजन है, ओके। तो जो ओरिजिनल एमपी लैड स्कीम है उसमें जो प्रोविजन है वो कितने का है? 5 करोड़ का प्रोविजन है एक एमपी के लिए कि डेवलपमेंट कर सकता है। लेकिन अभी जो वापस स्कीम आई है उसमें 2 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। एमपीज विल गेट ₹2 करोड़ ईच फॉर इंस्टेड ऑफ प्रीवियसली अप्रूव्ड 5 करोड़। तो पहले 5 करोड़ अप्रूव हुए थे, लेकिन अभी जो एमपीज को दिया जा रहा है वो 2 करोड़ रुपए ही दिया जा रहा है, ठीक है। दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कीम 2 साल के लिए सस्पेंड थी, 2020-21 और 21-22 के लिए सस्पेंड थी, लेकिन इसको दोबारा से चालू किया गया। इस बार एमपीज विल गेट ₹2 करोड़ इंस्टेड ऑफ एनुअल अप्रूव्ड 5 करोड़। तो एनुअली वैसे 5 करोड़ मिलना था, बट इस बार जो अभी अप्रूवल मिला है वो 2 करोड़ का अप्रूवल मिला है। थोड़ा सा मैं आपको एमपी लैड की डिटेल बता दूं, इसको 1993 में स्टार्ट किया गया था। 1993 में एमपी लैड स्कीम चालू की गई थी, और ये बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर बेस्ड है कि वो रिकमेंड कर सकते हैं वर्क ऑफ डेवलपमेंटल नेचर फॉर क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स। मतलब कि ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स बनाने के लिए जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो रिकमेंड किए जा सकते हैं बाय द एमपीज, ठीक है ना। याद रखेगा, बेसिक फैसिलिटी के काम हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काम हो सकता है, कोई लोकल नीड है जिसको फुलफिल करना है उसके रिगार्डिंग काम हो सकता है, एमपीज इसको रिकमेंड कर सकते हैं। एमपी लैड प्लान बहुत ही सक्सेसफुल प्लान है, जिसमें एक एमपी को अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए 5 करोड़ रुपए दिया जाता है एनुअली, 5 करोड़ रुपीस एनुअली दिया जाता है। अब ये जो एमपीज वर्क रिकमेंड करते हैं उसमें से एटलीस्ट 15% ऑफ द एमपी लैड्स एंटाइटलमेंट फॉर द ईयर फॉर एरियाज इनहैबिटेड बाय शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन एंड 7.5% फॉर एरियाज इनहैबिटेड बाय द एसटी पॉपुलेशन। तो 15% फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड 7.5% फॉर द एसटी पॉपुलेशन इनका जाना चाहिए। फिर इसके अलावा ट्रस्ट एंड सोसाइटीज को भी इंकरेज किया जाता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल। अ सीलिंग ऑफ ₹75 लाख इज स्टिपुलेटेड फॉर बिल्डिंग एसेट बाय ट्रस्ट एंड सोसाइटीज सब्जेक्ट टू कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन द स्कीम गाइडलाइंस। तो ट्रस्ट को और सोसाइटीज को इंकरेज करने के लिए सीलिंग लगाई जाती है 75 लाख की, दैट इज स्टिपुलेटेड फॉर बिल्डिंग एसेट्स बाय ट्रस्ट एंड सोसाइटीज, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा जो ये फंड्स होते हैं दे आर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड्स। इसके अलावा ये जो फंड्स हैं ये नॉन लैप्सेबल फंड्स हैं, अंडर द स्कीम आर नॉन लैप्सेबल, तो ये भी याद रखिएगा, दीज फंड्स आर ऑफ द नेचर ऑफ नॉन लैप्सेबल। फिर लायबिलिटी ऑफ द फंड्स नॉट रिलीज इन अ पर्टिकुलर ईयर इज कैरीड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर। अगर एक साल फंड रिलीज नहीं हुआ तो वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एंड एमपीज का जो रोल रहता है वो रिकमेंडेटरी रोल रहता है, कि वो बताते हैं कि कहाँ क्या काम करना, रिकमेंडेशन दे सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो रहती है, फिर अब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी रहती है उसके पास पावर रहता है, एम्पावर टू एग्जामाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ द वर्क। मतलब कि आपने काम रिकमेंड तो कर दिया, लेकिन वो काम कितना ज्यादा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो अप्रूवल जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो देती है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास ये वाली पावर रहती है। इसके अलावा जो 10% प्रोजेक्ट के काम है, एटलीस्ट 10% ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर इंप्लीमेंटेशन इन द डिस्ट्रिक्ट आर टू बी इंस्पेक्टेड एवरी ईयर। तो एटलीस्ट 10% ऑफ द वर्क हैज टू बी इंस्पेक्टेड एवरी ईयर बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द्वारा एटलीस्ट 10% ऑफ द वर्क मस्ट बी इंस्पेक्टेड एवरी ईयर। तो ये भी आपको याद रखना है चीजें। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आप इसको भी समझ गए होंगे। दिस इज ऑल अबाउट द एमपी लैड्स स्कीम, तो आप इसको याद रखिएगा।
अब यहाँ पे देखो रिकमेंडेशन ऑफ वर्क कौन कहाँ कर सकता है, तो जो लोकसभा मेंबर है ही कैन रिकमेंड द वर्क इन देयर रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसीज। जो लोकसभा का एमपी है वो तो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में ही वर्क जो है उसको कहना चाहिए रिकमेंड करेगा। अगर राज्यसभा से कोई इलेक्टेड मेंबर है तो वो रिकमेंड कर सकता है काम को एनीवेयर इन द स्टेट फ्रॉम विच ही इज इलेक्टेड, जिस स्टेट से वो इलेक्ट हुआ है वहां पे वो काम को रिकमेंड कर सकता है। फिर अगर नॉमिनेटेड मेंबर है लोकसभा का या राज्यसभा का तो वो इंप्लीमेंटेशन के लिए पूरी कंट्री में कहीं से भी कर सकता है, ठीक है ना। तो नॉमिनेटेड मेंबर पूरे इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स राज्यसभा के जो है वो कहना चाहिए कि उसी स्टेट में काम रिकमेंड कर सकते हैं जहां से वो इलेक्ट हुए हैं, एंड लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसीज। तो ये सारी चीजें आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द एमपी लैट्स स्कीम। एनएसए मीट सीक्स अर्जेंट हेल्प फॉर अफगान्स। तो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की एक मीटिंग होस्ट की है इंडिया ने। इंडिया इज होस्टिंग द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स लेवल दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग। इसको बोलते हैं दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। इस डायलॉग में इसको हेड कौन कर रहा है, एनएसए के जो चीफ है अजीत डोवाल सर इसको हेड कर रहे हैं। इट एम्स टू ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ रीजनल स्टेक होल्डर्स एंड इंपॉर्टेंट पावर्स ऑन द कंट्रीज करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर आउटलुक। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये बेसिकली क्यों ऑर्गेनाइज की गई है, ताकि जो अफगानिस्तान का प्रेजेंट आउटलुक है और जो फ्यूचर आउटलुक रहेगा उसके बारे में डिस्कशन किया जा सके और ये देखा जा सके कि किस तरीके से अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनकी हेल्प की जा सकती है, जो वहाँ पे सिविल लिबर्टीज हैं जिनका की कहना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा हनन हुआ है, उसको किस तरीके से हम सेफ गार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। इन्विटेशंस आर सेंट टू अफगानिस्तान नेबर सच एज पाकिस्तान, ईरान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड अदर की प्लेयर्स इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना, जिसमें से पाकिस्तान और चाइना ने मना कर दिया इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। दिल्ली जो ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा था डायलॉग ऑन सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान, इस पे आने से मना कर दिया पाकिस्तान और चाइना ने। तो ये भी आप याद रख सकते हैं स्टेप्स ही हमने यहाँ पे CCEA लिखा ना, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन हेड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो इसको हेड करता है कौन, इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हो गया, इन सबको कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। पर अगर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल लिख दिया तो कौन हेड करता है इसको, डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है, ठीक है ना। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा चीज़ों को। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। एडिटोरियल ऑफ द डे में आएंगे, उसके पहले यहाँ पे कोरिंगा सेट फॉर फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट। तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो क्या कह रहा है, इट इज सेट फॉर फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट। तो ठीक है ना, इसको याद रखेगा। अभी सेंसस के कारण ये चीज की जा रही है। कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, देहरादून के हैं। इट विल बिगिन कॉलरिंग 10 फिशिंग कैट्स। फिशिंग कैट्स का जो नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या नाम है, प्रियोनेलरस विवेरिनस, याद रखिएगा, प्रायोनेलरस विवेरिनस। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है। द कंट्रीज फर्स्ट सच प्रोजेक्ट विल बी लेड बाय प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बिलाल हबीब। तो इनको बिलाल हबीब जी इसको हेड करेंगे। एंड एशिया में सिमिलर प्रोजेक्ट चल रहा है बांग्लादेश में। इट हैज बीन डन इन बांग्लादेश। एंड याद रखेगा, this is a plan to that will begin collaring 10 फिशिंग कैट्स। याद रखिएगा कौन सी स्पीशीज है ये, फिशिंग कैट्स है। एक बार आप लोग मेरे साथ क्या करो ना, आप लोग इसका साइंटिफिक नेम भी एक बार बोल ही लो। अगर आप लोग इसका साइंटिफिक नेम एक बार बोल लोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ये है, इसके ऊपर क्वेश्चन आई थिंक 2021 कब आया था, आ सकता है इसमें क्वेश्चन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है प्रायोनेलरस विवेरिनस, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, प्रायोनेलरस विवेरिनस, इसको याद रखिएगा। और ये एक हाउस कैट जो होती है ना, जो हाउस कैट आपके घर में होगी उसकी डबल साइज की होती है ना। एंड ये नॉकटर्नल रहती है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं। पहली चीज तो ये हाउस कैट की डबल साइज की रहती है, 2 टाइम्स होती है। दूसरी चीज में आपको मैं बता दूं कि ये एक नॉकटर्नल स्पीशीज है। नॉकटर्नल यानी कि एक्टिव इन नाइट्स, ये नाइट में एक्टिव रहती है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। एंड ये पूरे साल ब्रीड कर सकती है, ऑलराउंड ये ब्रीड कर सकती है। एंड दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द
देयर लाइफ्स इन एरियाज ऑफ डेंस वेजिटेशन। ये डेंस वेजिटेशन में अपनी लाइफ बिताना पसंद करती हैं, प्रेफर करती हैं डेंस वेजिटेशन में अपनी लाइफ को बिताना। और इनके ऊपर बहुत सारी थ्रेट्स हैं एक्चुअली में, हैबिटेट डिस्क्रिप्शन हो गया, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, या श्रिम्प फार्मिंग हो गया, या हंटिंग हो गया, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस कई जगह, पोचिंग हो गई, पॉइजनिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हैं जिस कारण होता है। अब अगर आप मुझसे पूछे कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कौन से सेक्शन में आता है, तो ये याद रखिए कि शेड्यूल 1 स्पीशीज है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 1 है। साइट्स का अपेंडिक्स 2 में आता है, याद रखिएगा ये फिशिंग कैट आती है साइट्स के अपेंडिक्स 2 में। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आती है, और IUCN में ये आती है बेसिकली वल्नरेबल में। अभी रिसेंटली 2020 की बात है जब ये इंडेंजर्ड से वल्नरेबल की गई थी, ठीक है ना, डाउन लिस्ट की गई थी इंडेंजर्ड से वल्नरेबल, आई थिंक 2020 की न्यूज़ मुझे याद है। इसके बाद अगर कुछ चेंज हुआ तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, लेकिन 2020 में इसको इंडेंजर्ड से वल्नरेबल किया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के उसके सेक्शन शेड्यूल 1 में आती है, लेकिन साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आती है। तो ये भी आपको प्रायोनेलरस विवेरिनस के बारे में मैंने आपको बता दिया। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है ये चीज़ आपको पता है, आंध्र प्रदेश में मैंने आपको बता दिया। दैट इज द थिंग विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रख सकते हैं। एंड ये बेसिकली वही सेंसस और एस्टिमेशन से ही रिलेटेड है, इसको आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। यहाँ पे एक मार्शल आर्ट केरला का नाम लिखा हो, तो यहाँ पे केरला में जो याद रखेगा मार्शल आर्ट है उसको कलरी पयत्तू बोलते हैं। याद रखिएगा कलरी पयत्तू, दिस इज द नेम। ये आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कलरी पयत्तू विच इज एन एंशिएंट मार्शल आर्ट फॉर्म, ये केरला का है, एंशिएंट मार्शल आर्ट फॉर्म है। जैसे पंजाब में एक होता है गटका होता है पंजाब में, गटका होता है कहाँ पे, पंजाब में होता है। वैसे यहाँ पे आपका केरला का कौन सा है, कलरी पयत्तू। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन क्वेश्चन कलरी पयत्तू पे ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है ना, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। एंड फिशिंग कैट के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि वेस्ट बंगाल ने फिशिंग कैट को स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है ना, तो वो भी याद रखना कि वेस्ट बंगाल की स्टेट एनिमल भी फिशिंग कैट ही है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड आगे मूव करते हैं, जो आर्टिकल्स हैं उसमें एक आर्टिकल है द केस ऑफ डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। 8 नवंबर को चूंकि डीमोनेटाइजेशन की वो होती है ना एनिवर्सरी मनाई जाती है, इस कारण से ये आर्टिकल लिखा गया था। बट इसमें पूरा आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, केवल यही बताएंगे कि डीमोनेटाइजेशन 2 बार इसके पहले और हो चुका है। एक बार 1946 में हुआ था प्री इंडिपेंडेंस, और 1978 में जब मोरारजी देसाई जी की सरकार थी उस समय ये चीज किया गया था डीमोनेटाइजेशन को, है ना। तो दोनों बार ही पुअर रिजल्ट मिले थे, इस बार और ज्यादा ड्रास्टिक रिजल्ट देखने को मिले, है ना। जो एम थे, टारगेट थे, सेट टारगेट्स थे एक्चुअली गवर्नमेंट के। पहला सेट टारगेट था कि ब्लैक मनी को खत्म करना है, तो वो नहीं हो पाया। कैसे पता कि नहीं हो पाया, क्योंकि 99.3% जो उस समय करेंसी नोट्स थी वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के अकाउंट में आरबीआई के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वापस आ गया। तो जब 99.3% ऑलरेडी वापस आ गया, तो फिर वापस कितना नहीं आया, केवल 0.7% इतना नहीं आया। तो मतलब कि जो ब्लैक मनी का इशू बोल रहे थे कि 20% 30% ब्लैक मनी है, 2 ट्रिलियन रुपीज 3 ट्रिलियन रुपीज ये सब है, ये मटेरियलाइज नहीं हो पाया, है ना। तो विंडफॉल गेन्स जो थे उतने हो नहीं पाए। दूसरी चीज इन्होंने कहा था कि करेंसी मतलब जो पूरा डिजिटल ट्रांजैक्शन करना है, 100% कैशलेस कर देना है। लेकिन आज प्रेजेंट कंडीशन की मैं बात करूं तो प्री डीमोनेटाइजेशन जो कैश का लेवल था उससे ज्यादा कैश आज अवेलेबल है। मतलब ये अगर आप देखो तो जो एम था कुल मिलाकर के, एक एम आपने ब्लैक मनी बोला वो आपका पूरा नहीं हुआ। आपने सोचा था इतना पैसा वापस आएगा, उतना एलिमिनेट होगा ब्लैक मनी, वो एलिमिनेट नहीं हुआ। पूरा पैसा मनी लॉन्डर हो गया, या फिर पूरा पैसा कहना चाहिए ब्लैक मनी भी पूरा वाइट होकर कन्वर्ट आ गया, मतलब और ज्यादा लीगल हो गया सिस्टम में। दूसरी चीज आपने कही कि पूरा डिजिटल ट्रांजेक्शन कर देंगे, कैशलेस। देखो कैशलेस ट्रांजेक्शन बढ़े जाता है, बट कैश का सर्कुलेशन अभी भी उतना ही है, उससे ज्यादा है। इनफैक्ट मैंने आपको ये बताया ना कि उससे ज्यादा कैश का सर्कुलेशन अभी चल रहा है। तो दैट दीज आर द थिंग्स विच शोकेस दैट कि डीमोनेटाइजेशन एज अ पॉलिसी वाज फेल्ड। एंड ये बहुत इम्पैक्ट, बुरा इम्पैक्ट था उस समय। अगर आपने लाइंस में हार्डशिप फेस की हो, ये सारी चीजें, तो बहुत हार्डशिप भी फेस करनी पड़ी थी। और दूसरी चीज, गवर्नमेंट उस समय तैयार था नहीं, उन्होंने नई नोट्स छपवा दिए, लेकिन जो एटीएम का कैलिब्रेशन था वो नहीं करवाया। फिर उसके लिए नए एटीएम का कैलिब्रेशन करवाया गया, उसमें अलग कॉस्ट इनकर की गई। तो ओवरऑल जिसका फायदा था वो फायदा ना होकर के क्या हो गया,
नुकसान में कन्वर्ट हो गया। दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू मेक। अगर कभी ऐसा आंसर आया तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं ना, क्रिटिकल एनालिसिस आप कर सकते हैं, ठीक है। सोच अच्छी थी लेकिन जो उसका इम्प्लीमेंटेशन था वो बिना सोचा समझा था, आप ये लिखेंगे आंसर में। कई बार आप डाउट होता है ना कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिख सकते हैं, ये नहीं। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप नहीं लिखते हो, आप कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लिखते हो, आप पॉलिसी के अगेंस्ट लिखते हो, ठीक है ना। तो आप अपने दिमाग से ये क्वेश्चन निकाल दो, आप किसी पार्टी के नहीं हो, आप कांग्रेस के नहीं हो, आप बीजेपी के नहीं हो, आप सीपीआई के नहीं हो, आप कहना चाहिए समाजवादी के नहीं हो, आप किसी पार्टी को नहीं रिप्रेजेंट करते, आप केवल एक पॉलिसी का ट्रुथफुल एनालिसिस कर रहे हो। यू हैव टू एनालिसिस अ पॉलिसी ट्रुथफुली, जो आपको लगता है, जो आपने पढ़ा है कुल मिला करके। दूसरी चीज ये कि आपको किसी पार्टी को सपोर्ट करना ही नहीं, आपको ये नहीं लिखना कि दिस पार्टी इज डूइंग अ वेरी गुड थिंग, द पॉलिसीज आर गुड। आपको लिखना है ये पॉलिसी अच्छी है, पॉलिसी खराब है, आपको नहीं समझ में आ रही तो पॉलिसी आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि आप उसको लिखते हैं। कई लोग मुझसे पूछते सर गवर्नमेंट के खिलाफ लिख सकते हैं क्या? अरे गवर्नमेंट के खिलाफ कौन लिखने के लिए बोल रहा है यार? आपको पॉलिसी की अगर आपको लगता है कि क्रिटिकली आप किसी पॉलिसी को आप क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हो तो आप उसको करके दिखाओ। अगर आपको अच्छी लग रही है कोई पॉलिसी तो आप उसको अच्छा भी बोलो, है ना। तो ये दोनों चीज़ें वो है। आपको तो एज अ सिविल सर्वेंट एक न्यूट्रल एस्पेक्ट लेना है, एज अ न्यूट्रल एस्पेक्ट आपको काम करना है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट कभी कोई सिविल सर्वेंट नहीं लिखता है, सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट कभी लिखने के लिए कोई बोलेगा भी नहीं। जब आप पॉलिसी के अगेंस्ट लिख रहे हो तो भी आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लिख रहे हो। तो दोनों चीजों में डिफरेंस समझा करो। गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखना और गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट लिखना दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है ना। तो दैट इज, आप गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी पे नहीं स्ट्राइक कर रहे हो, आप उसकी पॉलिसीज को देख रहे हो, ठीक है, सिंपल सी बात। अगला जो आर्टिकल है हम उसको देखते हैं। यहाँ पे आर्टिकल है, डज इंडिया हैव अ राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स। अब देखो ये थोड़ा ज़्यादा ही कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल का आर्टिकल लिखने की कोशिश की गई है शौविक चक्रवर्ती और रोहित आज़ाद द्वारा। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, इन्होंने ये कहा है कुल मिला करके कि भाई देखो, इंडिया क्लेम कर रहा है कि हमको डेवलप होना है, इंडिया क्लेम कर रहा है कि हमको डेवलप होना है, हम डेवलप नहीं हुए हैं और वी हैव टू डेवलप फर्स्ट। एंड इस कारण से हमारे लिए कार्बन बजट ज़्यादा होना चाहिए, हमारे लिए कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा होना चाहिए। तो वही सो कॉल्ड जो लिबरल अप्रोच रहती, कई बार सो कॉल्ड जो बहुत ज़्यादा लिबरल इंटेलेक्चुअल अप्रोच रहती है, उससे ग्रसित हैं ये दोनों। इन्वर्टेड कॉमास में इनको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कह दिया कि भैया आपका बिल्कुल क्लेम ऐसा नहीं है सही, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। और क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सब इन्होंने एग्जाम्पल जो एनालॉजी सेट की वो क्या कहा है कि अगर इंडिया कॉलोनी थी ब्रिटेन की, तो क्या इंडिया आज कह सकता है कि वो दूसरी कंट्रीज को कॉलोनी बनाएगा? ये उसका राइट है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि कहाँ से लेमन्स एंड ऑरेंजेस इनको कंपेयर करने की कोशिश की जाती है। कई बार लिबरल इंटेलेक्चुअल्स जो रहते हैं वो अपनी बात सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, दे ट्राई टू कंपेयर लेमन्स विद ऑरेंजेस, है ना। तो लेमन्स एंड ऑरेंजेस का कंपैरिजन नहीं होता, दो सेम चीज का कंपैरिजन हो सकता है। आप ये नहीं बोल सकते अच्छा आपने ये किया था तो ये भी कर सकते हो, मतलब। तो ये बिल्कुल गलत एक एनालॉजी है जो इन्होंने सेट की है। तो यहाँ पे जो ये आर्टिकल था कुल मिलाकर के मैं आपको इनके पॉइंट्स बता देता हूँ ज़रूर। इनके पॉइंट्स ये हैं, पहली चीज़ कि गवर्नमेंट का जो ये क्लेम रहता है, इंडिया के जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि उनका कार्बन बजट में ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले एमिट नहीं किया, आज भी उन्होंने एमिट नहीं किया ज़्यादा, तो फ्यूचर में वो एमिट कर सकें, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल बराबर, दिस इज़ व्हाट दे से। लेकिन इस पूरे आर्टिकल में जो मुझे इस चीज़ से परेशानी नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। इन्वायरमेंट को अगर हम प्रोटेक्ट करने के लिए 2 स्टेप आगे आए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। देखो मैं इसको अपोज नहीं करता हूं, लेकिन मैं अपोज करता हूं जब आप प्रॉब्लम बताते हो लेकिन उसका सल्यूशन नहीं देते हो। आपको खुद को पता है कि सल्यूशन क्या है। सल्यूशन ये है कि डेवलप्ड, भाई आप यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने सजेस्ट किया, देखो पहला सजेशन जो ऑथर ने दिया है, उन्होंने कहा कि कोल का यूज आप मत करो, आप सोलार एनर्जी का, विंड एनर्जी का, आप नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करो, डोमेस्टिक जो अवेलेबिलिटी है, मतलब ये सारी चीजें देख करके आप नई टेक्नोलॉजीज का यूज करो। आप मुझे बताओ, मेरा सवाल ये है कि नई टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कौन करेगा? रिसर्च जिन कंट्रीज में हो रही है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही है हमको टेक्नोलॉजी? आप हमको टेक्नोलॉजी दे दो ना, हम कोल नहीं यूज करेंगे। मैं भी इसी फेवर में हूं, तो मेरा भी यही मानना है कि कोल हम ना यूज करें, लेकिन आप हमको टेक्नोलॉजी तो प्रोवाइड करवाओ। तो
ये जो आज़ाद साहब हैं और जो चक्रवर्ती साहब हैं, इनको ये समझ में आ रहा है कि कोल नहीं यूज़ करना है, लेकिन इसमें एक लाइन उन्होंने ये नहीं लिखी है अभी तक कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो इनको प्रोवाइड करें, है ना। दूसरी चीज़ फाइनेंस कहाँ से आएगा? आपके पास पैसा नहीं है, प्रोडक्शन आपका हो नहीं रहा है, कोविड-19 ने ऑलरेडी बैंड बजा रखी है 2 साल से पूरे इकोनॉमी की, और उसके बाद आप बोल रहे हो कि आप मतलब कि डेवलपमेंट का मत सोचो। भाई इनइक्वालिटी कैसे खत्म होगी देश से? स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का कैसे बढ़ेगा? लोगों को जॉब कहाँ से मिलेगी? प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो कहाँ से जॉब मिलेगी? मैं अभी मेरा जो सोल्यूशन हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप अभी दोनों चीजों को कंटिन्यू रखो ना। आप जब तक कार्बन कोल को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो तब तक आप कोशिश करो कि दूसरी टेक्नोलॉजीज पे इन्वेस्ट करो, और जब आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी हो जाए कि आप कोल को एलिमिनेट कर सकते हो तो उसको एलिमिनेट कर दो, बिल्कुल आप एलिमिनेट करो, लेकिन फॉर द टाइम बिंग उसको चलने दो। तो ये नहीं बोल सकते ना कि सारे कोल पावर प्लांट्स आप कल से बंद कर देंगे। यू कैन नॉट से दिस थिंग, है ना। दैट इज द थिंग। दूसरा सोल्यूशन ऑथर ने दिया है कि साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात बोली, कि साउथ साउथ मतलब कि जो ऑथर है थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट ऑथर है, इन्होंने क्या किया है, कहा कि साउथ साउथ कोलैबोरेशन कर दो। साउथ साउथ कोलैबोरेशन मतलब नॉर्थ जो वेस्ट की कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो मदद नहीं कर रही हैं, वो पैसा नहीं दे रही हैं, तो साउथ साउथ कोलैबोरेशन का नाम दे दिया जाता है कि मतलब जितने भी गरीब देश हैं वो सारे एक हो जाएं, है ना। सारे गरीब मिलकर के क्या एक अमीर बन जाएगा क्या? रिच बन जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई दो निगेटिव मिलके एक पॉजिटिव, केवल और केवल मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है। रियल लाइफ में सोसाइटी में कंसेप्ट नहीं होता। दो गरीब मिलके एक अमीर नहीं बन जाता, ठीक है ना। सिंपल सी बात ये कि दो लोग ऐसे हैं जो बीपीएल कैटेगरी में अगर लाई करते हैं, अगर वो सोचे कि वो दोनों अपनी इनकम जोड़ करके एक रिच वो बन जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। उनका स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा? जब उनको जॉब मिलेगा, जब उनको काम मिलेगा, जब उनको पैसा मिलेगा। तो ये जो बातें हैं ना, ये थियोरेटिकल बातें ज्यादा की गई इस आर्टिकल में, इसलिए मुझे जो मेरा जो पर्सनल था, आपका ओपिनियन हो सकता है। दिस इज व्हाट आई पर्सनली थिंक कि जब तक आप सोल्यूशन नहीं बता रहे हो तब तक आप प्रॉब्लम बताने के भी हकदार नहीं हो। अगला जो न्यूज़ है वो है डिफेमेशन के रिगार्डिंग है। डिफेमेशन केस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ अपने को ज़्यादा उस पर नहीं जाना है पॉलिटिक्स में, लेकिन डिफेमेशन क्या होता है? सेक्शन 499 आईपीसी का, याद रखिएगा, आईपीसी का सेक्शन 499 है जो कि डिफेमेशन से डील करता है। कहता है कि आइदर बाय वर्ड्स स्पोकन or read or by signs or by visible representation or by publication or by saying or by publishing in internet, social media, सारी चीजें अब इंक्लूड कर दो। तो किसी भी तरीके से अगर आप कोई ऐसे शब्द कहते हो which has a tendency to imputate and harm the reputation of a person, तो आप फिर उस पर्सन को डिफेम कर रहे हो। तो अगर आप उसकी रेपुटेशन को खत्म कर रहे हो, हार्म कर रहे हो उसकी रेपुटेशन को, तो फिर इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति को डिफेम कर रहे हो। डिफेमेशन अभी बेसिकली दो कैटेगरी में, जैसे एक लाइबल होता है यानी कि डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश्ड इन रिटन फॉर्म। लाइबल किसको बोलते हैं? जब डिफेमेटरी स्टेटमेंट रिटन फॉर्म में पब्लिश होता है उसको लाइबल बोलते हैं। और दूसरा होता है स्लैंडर। स्लैंडर मतलब कि जब डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो रहता है दैट इज मेड इन वर्बल फॉर्म। तो जब वर्बल फॉर्म में होता है तो स्लैंडर बोलते हैं, जब रिटन फॉर्म में होता है तो लाइबल बोलते हैं। और अभी आजकल एक नया टर्म चला है साइबर डिफेमेशन, मतलब कि जब आप सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक में कुछ ऐसा लिखते हैं व्यक्ति के बारे में जो उसको डिफेम करता है, तो फिर उसको हम बोलते हैं क्या? साइबर डिफेमेशन बोलते हैं, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं साइबर डिफेमेशन, ठीक है। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ आगे मूव कर सकते हैं। इंडिया कन्फर्स ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑन नेपाल आर्मी चीफ। तो नेपाल आर्मी चीफ को ऑनररी इंडियन आर्मी की रैंक दी गई है यहाँ पे। एंड प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज गिवन दिस नेपाली आर्मी चीफ जनरल प्रभुराम शर्मा। तो जनरल प्रभुराम शर्मा का नाम आप याद रखिएगा। एंड ही इज एन एल्यूमिनस ऑफ द नेपाली मिलिट्री एकेडमी, याद रखिएगा। नेपाली मिलिट्री एकेडमी कमीशन हुई थी, ये कमीशन हुए थे, सॉरी, जनरल शर्मा जो है वो कमीशन हुए थे 1984 में। एंड ही टुक ओवर एज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑन September 9, 2021। 2021 September 9 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बने थे वहाँ पे नेपाली आर्मी में। तो इनको ये दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आप याद रख सकते हैं। और इनको ऑनररी रैंक दी गई है बेसिकली, तो इनका नाम याद रखिएगा, जनरल प्रभुराम शर्मा।
नेवी डिस्प्लेस सबमरीन रेस्क्यू एबिलिटी, तो यहाँ पे नेवी ने अपनी सबमरीन रेस्क्यू एबिलिटी दिखाई है और डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल यहाँ पे शोकेस किया है। डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कहाँ पे किया है? गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव, याद रखिएगा, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में इंडियन नेवी ने अपने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, जो कि उन्होंने कहाँ से लिए हैं? यूके से लिए हैं। डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कहाँ से लिए हैं? यूके से लिए हैं। और यहाँ पे उन्होंने दिखाया इसकी एबिलिटी, लगभग 650 मीटर की डेप्थ से उन्होंने 14 लोगों को रेस्क्यू करके दिखाया, मतलब कि सबमरीन को रेस्क्यू करके दिखाया। और दैट इज द डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ 650, जो कि जिसके थ्रू वो रेस्क्यू कर सकती है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो ये आप याद रख सकते हैं। डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कहाँ से लिया है हमने? ये हमने लिया है यूके से लिया है। आगे मूव करते हैं, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में आते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज FCRA के बारे में। तो FCRA में अभी कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसके अगेंस्ट काफ़ी NGOs हैं जो कि लिख रही हैं। तो FCRA याद रखिएगा, पहली चीज़ तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। ओरिजिनली ये जो लॉ है ये 1976 का लॉ है, फॉरेन डोनेशंस को रेगुलेट करने के लिए है। फॉरेन डोनेशन जो NGOs को मिलते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए 1976 का लॉ है। इसको रिपील किया गया और री एनेक्ट किया गया 2010 में, जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 आया। तो याद रखिएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में आया, पुराना 1976 वाला रिपील कर लिया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो एक्ट है ये देखता है कि किस तरीके से फॉरेन कंट्रीब्यूशंस आएंगे, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, कौन लोग एलिजिबल हैं, किस तरीके से, क्या क्या कंडीशंस है एलिजिबिलिटी की। कल मैंने आपको वैसे बताया था कि हर 5 साल में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी रहता है ना, हर 5 साल में आपको रिन्यू करना पड़ता है अपना रजिस्ट्रेशन। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे भी कुछ रिसेंट चेंजेस हुए थे 2020 में, तो उसके बारे में बता रहे हैं ऑथर कि कौन कौन से रिसेंट चेंजेस थे। तो यहाँ पे ऑथर ने याद रखिएगा 3 मेजर चेंजेस के बारे में बताया। 3 मेजर चेंजेस हैव बीन देयर। पहला जो मेजर चेंज है वो ये है कि इन्होंने कहा कि एनजीओज जो रहेंगी उनका आधार कार्ड रहेगा, आधार कार्ड को यूज़ किया जा सकता है, आधार कार्ड के डेटा को स्टोर किया जाएगा। ये पहला चेंज किया गया। दूसरा चेंज इन्होंने ये कहा कि FCRA जो पैसा, मतलब FCRA के अंतर्गत जो पैसा है एनजीओ, वो केवल SBI की न्यू दिल्ली ब्रांच में आ सकता है। SBI की डेजिग्नेटेड न्यू दिल्ली ब्रांच में ही वो पैसा आ सकता है। उसके बाद भले आप अपनी दूसरे बैंक के खातों में आप उसको ट्रांसफर करो, लेकिन पहला जो मतलब मेन जो पैसा आएगा वो SBI की ही ब्रांच में आएगा, वो भी न्यू दिल्ली की स्पेसिफिक ब्रांच में। तीसरा जो चेंज इन्होंने किया वो ये किया कि सेक्शन 7, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, जिसके अंतर्गत उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया ट्रांसफर ऑफ फॉरेन फंड रिसीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि अगर फॉरेन फंड मिलता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी दूसरे इंडिविजुअल या एसोसिएशन को। तो आप यहाँ पे एनजीओज का ये कहना है कि भाई अगर हमको किसी दूसरे फंड को या किसी दूसरे सिविल सोसाइटी को पैसा देना हुआ तो हम तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर बैन लगा दिया आपने, रिस्ट्रिक्टिव। तो एनजीओज का कहना है कि दीज लॉज आर टू रिस्ट्रिक्टिव एंड ये सारी। और यहाँ पे होम मिनिस्ट्री एक और चीज चेंज की गई है, जिसमें जो रिसीट्स का पोर्शन था, मतलब कि पोर्शन ऑफ द रिसीट्स अलाउड एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, मतलब एनजीओज जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर कर सकते थे पहले वो 50% तक कर सकते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर 50% तक ऑफ फंड तक कर सकते थे, अब वो केवल 20% ऑफ फंड तक ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, जिस कारण से एनजीओज जो हैं वो सांस नहीं ले पा रही हैं, और ऐसे में उनका क्रिटिसिज्म है कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है। वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि भैया रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, ये ज़रूरी है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, बिकॉज कई बार इन फंड्स का जो है मिसयूज भी किया गया है, दुरुपयोग भी किया गया है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये सारे इश्यूज आप याद रखेगा, आप इसको याद रखना है ना, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो अगला टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में, उसमें पहले मैं आपको 2 चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे 2 चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, elasticity of demand, एंड दूसरा है inelasticity of demand, inelasticity of demand। तो elasticity of demand का मतलब होता है कि जब आप वेरिएबल्स को चेंज करते हो, मतलब कि कौन कौन से वेरिएबल्स, इनपुट कॉस्ट हो गया, प्राइस चेंज हो गई, या सपोज किसी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट बन गया, इस साल क्वेश्चन भी आया था। तो elasticity of demand के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आप
ये कोई चीज़ चेंज करो, यानी प्राइस चेंज करो, उसके सब्सटीट्यूट की वैल्यू सब्सटीट्यूट का अवेलेबल करा दो, या कुछ ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन चेंज कर दो, इनकम लेवल चेंज कर दो, तो अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो जाए, मतलब डिमांड में अंतर या तो बढ़ जाए या घट जाए, तो वो इलास्टिक डिमांड होती है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। मतलब जो डिमांड इनकम पे या इनपुट कॉस्ट पे या उसके प्रोडक्ट कॉस्ट पे या सब्सटीट्यूट पे डिपेंड करे, उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। वहीं पे अगर सपोज करो ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हूँ, फैक्टर्स चेंज हो रहे हूँ, इकोनॉमिक फैक्टर्स चेंज हो रहे हूँ, लेकिन डिमांड फ्लक्चुएट ना हो, तो वो कहलाती है आपकी इनएलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनएलास्टिसिटी कहलाती है जब आपकी डिमांड चेंज ना हो, डिमांड में फ्लक्चुएशन ना आए, जबकि आपने उसमें कॉस्ट चेंज कर दी हो, फैक्टर्स चेंज कर दी हो, तो ये इनएलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाते हैं। तो इलास्टिक गुड्स में कौन कौन से गुड्स आते हैं? लग्जरी आइटम, जैसे मान लो लग्जरी आइटम, सपोज करो कार। कल को अगर सारी कारें आप 20 लाख की कर दो कि आप 20 लाख से सस्ती कोई कार ही नहीं होगी, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार नहीं खरीदेंगे। अभी जो लोग नैनो या ये सब खरीद सकते हैं 1 लाख 2 लाख वाली कारें, वो लोग फिर ये नहीं खरीदेंगे। इसके अलावा दे विल अवॉइड बाइंग द कार्स। तो ये जो ये लग्जरी गुड्स हैं। लेकिन दवाइयाँ आप महंगी कर दो, बुखार की दवाई पैरासीटामॉल बोल दो कि भैया 3 रुपये की जगह अब ये 300 रुपये की आएगी, यानी कि सपोज करो कि आपने कितना 100% बढ़ा दिया, 100 गुना उसकी कॉस्ट को बढ़ा दिया, 3 रुपए से 300 रुपए कर दिया ना, तो 100 गुना आपने कॉस्ट बढ़ा दी। तो अगर आप 100 गुना कॉस्ट भी बढ़ा दो तो भी लोग पैरासीटामॉल खरीदेंगे, यानी कि दवाइयाँ खरीदेंगे। तो ये जो इस तरह के गुड्स हैं, ये आपके, जैसे सिगरेट भी इनइलास्टिक गुड्स में ही आता है, पता है आपको? सिगरेट इनइलास्टिक गुड्स में आता है। लोग इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं कि फिर उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और फिलॉसफी यहाँ पे, इकोनॉमिक फिलॉसफी मेंशन्ड है, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो इकोनॉमिक फिलॉसफी वो प्रोफेसर ब्लैंचार्ड की मेंशन्ड है, याद रखिएगा। ये ओलिवियर ब्लैंचार्ड है। इकोनॉमिक सर्वे में इनके बारे में दिया भी गया था। उन्होंने जब प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन को, प्रोफेसर ओलिवियर ब्लैंचार्ड ने, तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि कई कंट्रीज जो रहती हैं वो क्या करती हैं, फिजिकल डेफिसिट को देखती हैं। मतलब फिजिकल डेफिसिट एक्चुअली में क्या है? गवर्नमेंट की बोरोइंग, यानी गवर्नमेंट के पास जितना कम रहता है, शॉर्टफॉल रहता है, उतना बोरो कर लेता है। तो क्या होता है, कई कंट्रीज इस पर लिमिट लगा करके चलती है। जैसे इंडिया में अपने 3.5% की लिमिट लगी हुई है ना, कि 3.5% से ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में तो ये डेट है, अपने ऊपर एक तरीके से कर्जा है ना। तो यहाँ पे प्रोफेसर ओलिवियर ब्लैंचार्ड का ये कहना है कि भैया आप डेट मत देखो, आप डेट वेट मत देखो, आप तो लो और उसको स्पेंड करना शुरू करो। तो यहाँ पे ओलिवियर ब्लैंचार्ड का ये कहना है कि जो एक्सपेंडिचर रहता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, उसका बहुत ज़्यादा मल्टीप्लायर इम्पैक्ट रहता है। उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट डेट से भी ज़्यादा रहता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप डेट लोगे 100 रुपये की, तो वो आपको कम से कम 500 रुपये दे करके जाएगा। तो आप डेट तो चुका ही लोगे, प्लस आपको 400 रुपये फ़ायदा भी हो जाएगा। तो ओलिवियर ब्लैंचार्ड का यही कहना था कि आप तो दबा करके पैसा लो और उसको फिर स्पेंड करो, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक इकोनॉमिक फिलॉसफी ओलिवियर ब्लैंचार्ड की जो मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। कीप लविंग us, keep sharing us, and अगर आपको पसंद आए तो वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप शेयरिंग us। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।